दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज से वक्फ संशोधन कानून पर अहम सुनवाई शुरू होगी। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के बाद कानून बन चुके वक्फ एक्ट को चुनौती देने वाली करीब 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अब तक 10 याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है, जिनकी आज सुनवाई होनी है। अब सवाल ये बन चुका है कि क्यों वक्फ कानून को लेकर हिंसा हो रही है, क्यों माहौल गरमाया हुआ है, आखिर वक्फ कानून की सच्चाई क्या है। दरअसल 256 राष्ट्रीय स्मारक हैं जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा है और वो इस नए नियम के तहत खत्म होने जा रहा है और ये सभी एएसआई को दिए जा रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है ये माजरा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, देश में 256 राष्ट्रीय स्मारक है जिन पर वक्फ बोर्ड और एएसआई दोनों का ही दावा है, लेकिन नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड से छीन ली जाएंगी। दिल्ली की अगरसेन बावली हो या पुराना किला, महाराष्ट्र में प्रताप गोंदिया फोर्ट हो या बुल्ढाना की फतेह खेड़ा मस्जिद, अब इन पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। इन स्मारकों पर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अधिकार होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इस प्रकार वक्फ बोर्ड के दावे समाप्त हो जाएंगे। इससे देश के कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों पर सरकार का अधिकार स्थापित होगा। यही कारण है मुस्लिम समुदाय वक्फ कानून को लेकर भड़का हुआ है और हर संभव कोशिश कर रहा है इस कानून को खत्म करने की। लेकिन ये सभी 256 एएसआई संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने भी दावा कर रखा था। बल्कि सच्चाई ये है कि ये वक्फ बोर्ड को दान में ही नहीं मिले हैं। इन पर वक्फ बोर्ड के दावे का एक ही आधार है कि इन्हें किसी मुगल शासक ने बनवाया था या इन्हें कभी मुस्लिम समुदाय के लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वक्फ बोर्ड ने बाय यूज नियम के तहत इन्हें अपनी संपत्ति बता दिया। और अब जब वक्फ बिल 8 अप्रैल को नया नियम बन चुका है, तब ये कानून के तहत वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी और डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और अगर वक्फ बाय यूज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उन पर वक्फ बोर्ड का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और वो सभी प्रॉपर्टीज एएसआई के पास चली जाएंगी। वहीं पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 6 महीने के बाद 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है, यानी वक्फ बोर्ड के पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। दैनिक भास्कर से मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर केसर ने बताया कि वक्फ बाय यूज का मतलब है कोई ऐसी जगह जहां सदियों से नमाज की जा रही हो या काफी समय से मुसलमान समुदाय के लोग उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए उस जगह को वक्फ बाय यूज बता दिया जाता है। और अब नए कानून में यह कह दिया गया है कि सभी प्रॉपर्टीज के कागजात पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और ऐसे में सदियों पुरानी मस्जिद और जगह जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो सरकार की हो जाएंगी। देश में ऐसी 256 जगह हैं जो सदियों पुरानी है और उस समय कागजात इतने अहम नहीं होते थे और ना ही कोई इन पर ज्यादा गौर करता था। इसका सीधा फायदा बीजेपी सरकार ने उठाया और सभी जगहों को सरकार के हवाले कर लिया। इसी कारण मुस्लिम समुदाय के लोग बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन सदियों पुरानी जगह के डॉक्यूमेंट्स मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है, जिसे वो सभी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के हाथों से निकल जाएंगी। देश की 256 राष्ट्रीय स्मारकों पर वक्फ और एएसआई दोनों की ओनरशिप है। आइए उनके बारे में जानते हैं। जेसीपी की रिपोर्ट में एक लिस्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की घोषित प्रॉपर्टी का नाम एएसआई के रिकॉर्ड के आधार पर दिया गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी डुअल ओनरशिप का जिक्र किया है। इसमें कुल 256 राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट मिली है। दिल्ली में अग्रसेन की बावली लिस्ट में 22वें नंबर पर है, जो कि घूमने जाने का दिल्ली में एक बहुत ही मशहूर और सुंदर स्पॉट है। अक्सर फिल्म भी शूट होती हैं वहां और वहीं फोटोज और रील्स काफी अच्छी बनती हैं। पुराना किला 30वें नंबर पर है। इसमें लिखा है कि पुराना किला इंद्रप्रस्थ के पेड़ों से घिरा सड़कें, गार्डन किला, कोहना मस्जिद और कई एंट्रेंस भी एएसआई के रिकॉर्ड में है। इन्हें वक्फ बोर्ड भी अपनी प्रॉपर्टी बताता है। दोस्तों, 212वें नंबर पर महाराष्ट्र के गोंदिया प्रताप फोर्ट का जिक्र है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर सर्कल में वक्फ की प्रॉपर्टी की जानकारी थी।
उसमें बताया गया कि इस सर्कल में राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित कुल 94 स्मारक हैं। इनमें से 5 को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताता है। इनमें गोंदिया का प्रताप फोर्ट, बुल्ढाना की फतेह खेड़ा मस्जिद, रोहिनखेड़ मस्जिद और वारधा का पोनार किला और अकोला का बालापुर फोर्ट शामिल है। सबसे पहले बात दिल्ली के स्मारकों की करते हैं। अगरसेन की बावरी में मौजूदा मस्जिद पर वक्फ का दावा है। अब यहाँ नमाज नहीं होती है। एएसआई की जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड ने अगरसेन की बावरी को लेकर अपने रिकॉर्ड में क्या लिखा है? वक्फ बोर्ड ने इसे मस्जिद हेली रोड नाम से लिखा है। 16 अप्रैल 1970 को वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। वहां पर मस्जिद और बावली दोनों एक साथ ही मिले। दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं और मस्जिद की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। वहीं पुराने किले में मस्जिद कोहना भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ एएसआई की रिपोर्ट में हमें पता चला कि पुराना किला में कोहना मस्जिद है। इसके आधार पर 16 अप्रैल 1970 को वक्फ ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर रखा है। हालांकि इसमें कितना एरिया वक्फ बोर्ड के हिस्से में है, रिकॉर्ड में इसकी कोई जानकारी दर्ज नहीं की गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित होने के बाद कई बार सर्वे हुआ, मीटिंग के जरिए भी एरिया को लेकर बातें हुई, लेकिन किसी भी संबंधित सरकारी विभाग ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। इसलिए ये कहा जाता है कि पुराना किला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब पूछा गया कि क्या वक्फ बोर्ड के पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जवाब में बताया गया कि वे वक्फ बाय यूज नियम के तहत वक्फ प्रॉपर्टी है। अब बात महाराष्ट्र के स्मारकों की करें तो प्रतापगढ़ के किले से लेकर पोनार किले भी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एएसआई को अपनी रिपोर्ट की जो डिटेल्स भेजी है उसमें गोंदिया किले का भी नाम है। गोंदिया में प्रताप किले को एएसआई ने 1922 में संरक्षित किया था। इसे हिंदू राजा ने बनवाया था। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 2004 में जब इसे अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज किया तो इसे खाजा उस्मान गनी एहसन दरगाह सोसाइटी प्रतापगढ़ बताया। असल में ये दरगाह और प्रतापगढ़ किला दोनों आसपास हैं, इसलिए कागजात में प्रतापगढ़ का किला भी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में आ गया। इसी तरह महाराष्ट्र के वारधा का पोनार किला भी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में है। एएसआई की रिपोर्ट में इसे 31 मार्च 1932 में संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया है। 5वीं शताब्दी में यह किला हिंदू राजा परवर सेना ने बनवाया था। एएसआई में मिले डॉक्यूमेंट्स में पता चलता है कि 2004 में वक्फ ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर लिया। श्री सैयदा वहीद आली के नाम से इसे महाराष्ट्र स्टेट गजट नोटिफिकेशन के नंबर 3747 पर घोषित किया गया है। ड्यूअल ओनरशिप में भी सिर्फ स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट एएसआई की जिम्मेदारी है। एएसआई कैसे काम करता है? अगर किसी राष्ट्रीय स्मारक पर एएसआई के साथ वक्फ बोर्ड या किसी और संस्थान के ड्यूअल ओनरशिप है तो किस तरह से परेशानियां आती हैं, इसे समझने के लिए हमने एएसआई की जॉइंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नंदिनी भट्टाचार्य साहू की कुछ बातें सुनी। उन्होंने कहा कि एएसआई के तहत बहुत से स्मारकों का संरक्षण मिला। फिर देश की आज़ादी के बाद 1951 में संरक्षित स्मारकों की नई लिस्ट बनाई गई। सभी पूर्व देश में राष्ट्रीय स्तर पर एएसआई संरक्षित स्मारक करीब 3696 है। अभी हाल में जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें वक्फ बोर्ड और एएसआई की ड्यूअल ओनरशिप वाले स्मारक 250 से ज़्यादा करीब 256 हैं। इनके अलावा भी देश में कई जगह मंदिर और दूसरे धर्म के प्रतिष्ठानों ने भी ड्यूअल ओनरशिप है। ड्यूअल ओनरशिप में फील्ड में काम करने वालों को ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हालांकि कई बार धर्म से जुड़ी ड्यूअल ओनरशिप के साथ मिलकर काम करना आसान भी हो जाता है। हालांकि कोई अड़चन आने पर कई बार हम लोग आपस में मीटिंग कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वर्शिप का काम वो कमेटी की होती है, चाहे वो जो कमेटी है, और जो ओनर मेंटेनेंस का काम है वो एएसआई का रहता है। ड्यूअल ओनरशिप होने से हर चीज़ में ही थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती ही है। तो जो ऑन फील्ड जो लोग काम कर रहे हैं उनको कभी तकलीफ हो जाती है। वहीं वक्फ बिल आने से क्या बदलाव होंगे ये भी जान लेते हैं। नए एक्ट में कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी बताकर रिक्लेम कर सकेगा। यानी अगर किसी परिवार ने, किसी के दादा परदादा ने कोई ज़मीन वक्फ के नाम की थी तो अब उनके बच्चे या उनकी कोई पीढ़ी उस पर अपना अधिकार जताने के लिए कोर्ट जा सकेंगे। फैसला आने में ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि ट्रिब्यूनल में वक्फ के जानकार होते थे। सिविल कोर्ट में इसे समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड के मामले की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है। आजकल मीडिया में गलतफहमी फैलाई जा रही है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में फैसले को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये गलत है। हाई कोर्ट में पहले से ही चैलेंज किया जाता रहा है। वक्फ संशोधन 83 और सब सेक्शन 9 है। इसमें कोई भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जा सकता है। हाई कोर्ट को यह शक्ति है कि वो ट्रिब्यूनल के फैसले को बदल सकती है, उस पर रोक भी लगा सकती है। वहीं नए संशोधन बिल में ये जरूर हुआ है कि अब वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर कोई भी सिविल डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। वहीं पहले किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ की संपत्ति दान कर सकता था। अब केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कम से कम 5 साल से ही अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है, जो 2013 से पहले के प्रावधान को बहाल करता है। वक्फ कानून की धारा 40 के तहत बोर्ड मनमाने ढंग से संपत्ति पर दावा कर सकता था। यह संशोधन विधेयक धारा 40 को हटाता है, जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। वक्फ की संपत्ति पर 58,000 से अधिक अतिक्रमण के मामले चल रहे हैं। केंद्रीय डिजिटल पोर्टल वक्फ संपत्ति को ट्रैक करेगा, जिससे बेहतर पहचान, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित होगा। वक्फ संपत्तियों का धर्म और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान, लेकिन कुप्रबंधन के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। गैर मुस्लिम और बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। इन्हीं बदलाव के चलते करीब 73 याचिकाएं वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर की गई। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख ओवैसी एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अरशद मदनी समेत कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अब तक 10 याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है और इस मुद्दे पर कई नई याचिकाएं भी शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं, जिन्हें सूचीबद्ध करना अभी बाकी है। इन मामलों में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर कर कोई भी आदेश पारित करने से पहले मामले की सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है। दरअसल कैविएट किसी पक्षकार द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि इसे सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम वक्फ बचाओ अभियान दिया गया है। इस अभियान का पहला चरण कुल 87 दिनों का होगा। यह 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 7 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ ही वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके बाद अगली रणनीति भी तय की जाएगी। ये है वक्फ बोर्ड की ग्राउंड रियलिटी, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते थे। अब आपका वक्फ बोर्ड के नए कानून के बारे में क्या कहना है, हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।